and I was doing बायोलॉजी वीडियो, तो बायोलॉजी का वीडियो अब मैं बना रहा था. सो लेट्स स्टार्ट विथ another biology video, that is cytology. Okay, we'll deal with the in this video we'll talk about cell, and I'm Dr. Praveen Kumar. I did my masters from Triple IT Hyderabad, and I have also worked in Jawaharlal Nehru University. So let's start the video. Before I start the video, I want to tell you, you should know कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रॉम साइंस सेक्शन. इट्स नॉट फ्रॉम ओनली बायोलॉजी, फ्रॉम साइंस सेक्शन कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर आप देखें तो 2018 में बीपीएससी ने 20 क्वेश्चन पूछा है. अराउंड 20 क्वेश्चन इज बिग नंबर, ठीक है. एंड इफ़ यू सी जेपीएससी में तो 2014 में 15 क्वेश्चन और 2016 में 15 क्वेश्चन. एंड देयर इज एन एक्सपेक्टेशन है कि 2020 में भी अगर एग्ज़ाम हुआ तो 15 क्वेश्चन. सो साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट. रिमेंबर दिस फैक्ट. अगर ये कोई बोले साइंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, साइंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो साइंस में क्या क्या आता है? फिजिक्स. और आप ये देखिए 2019 में अभी का एग्जाम में 25 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम साइंस. 25 क्वेश्चन बहुत होता है. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है. तो ये तीन चीज पूछा जाता है. और इन्वायरमेंट को भी मैं बायोलॉजी में ही गिन रहा हूँ. सो ये और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो दिस फोर थिंग एक्चुअली दे आस्क. और ये इसीलिए साइंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. उस एटलीस्ट उसके लिए जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है. जिनका बैकग्राउंड साइंस है वो तो आसानी से कर जाएंगे, लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं है उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है. और रिमेंबर 25 में इफ़ यू कैन स्कोर 22 या 23, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन छोटे छोटे चीज़ पूछा जाता है. तो इसलिए मैं आई एम ट्राइंग टू कवर सारा चीज़ मैं कवर कर लूँ. और अगेन वीडियो जो होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा. सो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. और लेट्स स्टार्ट द वर्क. ओके, तो पहला चीज़ होगा किसने किया डिस्कवर सेल का. डिस्कवरी ऑफ सेल तो फर्स्ट किसने किया? अगर आप देखें तो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक. दिस गाय जो आपको दिख रहा है यहाँ. ओके, ये कलर थोड़ा ख़राब है, सो आई यूज अदर कलर, ये वाला कलर. दिस गाय का नाम है रॉबर्ट हुक. ये याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी. सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था. और ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे. इंग्लिश मतलब यूके के थे, ठीक है. ये यूके के थे. और इन्होंने पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या देखा? एक स्लाइस कॉर्क आपको पता होगा. अगर आप वाइन आपने अगर पिया होगा, मेरे को लग रहा है कि आप सब लोग वाइन तो कभी ना कभी पिए ही होंगे. जो नहीं पिए होंगे, ये एक वुड का बना होता है कॉर्क, वुड का. वो एक्चुअली उन्होंने वुड के कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. तो उन्होंने पाया कि ये ऐसा दिखता है. मतलब ये टाइनी स्पेस, उसमें टाइनी स्पेस है ऐसे, ठीक है. तो इसीलिए, और ये ऑब्वियसली कॉर्क था. कॉर्क एक्चुअली अगर आप देखें तो कॉर्क मरा हुआ है, मतलब इज ए डेड सेल, मरा हुआ सेल है. तो इसलिए सिर्फ आउटर सेल को देखा, आउटर सेल को, ठीक है. तो इसीलिए आप ये देखिए, ये सारे डेड सेल हैं. सेल के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है. वो ऊपर वाले कवर दिख रहे हैं, सिर्फ सेल के कवर दिख रहे हैं. अगर आप सेल जो हम लोग विल डील हम लोग पढ़ेंगे उसको, तो इसने सिर्फ आउटर सेल को देखा, ठीक है. और
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक, और सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया, अगर क्योंकि बीपीएससी बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, तो बीपीएससी अगर ये पूछा कि हु डिस्कवर्ड सेल सबसे पहले, तो रॉबर्ट हुक ने किया, और सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी इसने यूज करके कॉर्क सेल को देखा था, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, लेकिन दूसरा साइंटिस्ट आया वॉन लीवेनहॉक, एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम था वॉन लीवेनहॉक। ये है वॉन लीवेनहॉक अपने, वॉन, याद रखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको याद करने में, लेकिन याद रखना होगा। वॉन लीवेनहॉक, इस ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी है। इस चीज, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला था। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ स्मॉल, माइक्रो मतलब बहुत छोटा छोटा, ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ गया, बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, इवन वायरस आ गया, और आजकल तो कोविड भी चल रहा है, बैक्टीरिया आ गया। तो इस चीज़ का स्टडी इन्होंने पहले शुरू किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। ये देख रहे हैं, ये डेवलप किया था इन्होंने माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते थे, क्योंकि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग नहीं देख सकते हैं फ्रॉम नेकेड आई, नग्न आँख से हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं देख सकते हैं। सो इन्होंने इस चीज़ को बहुत सारे ये माइक्रोस्कोप डेवलप किया, और इन्होंने और लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, और इन्होंने बोला सेल का जो नाम था वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। सेल याद रखिए, सेल, इसका नाम तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेल का। सेल का नाम इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने बोला सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, इट्स इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जैसे आप ईंट ले लीजिए, जैसे आप वॉल ले लीजिए, वॉल, ठीक है, वॉल, अगर वॉल मतलब दीवार, वॉल अगर जो बनता है वो ईंट से बना होता है, रिमेंबर। तो ईंट, एक एक ईंट लगाइएगा तो आपका वॉल बनता जाएगा, करेक्ट। तो जैसे ये वॉल हुआ, एक ईंट लगाया आपने, दूसरा ईंट लगाया, तीसरा, और सीमेंट करके वॉल बन जाएगा। वैसे ही सेल, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, ऐसे करके पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। फंक्शनल क्यों, क्योंकि एक सेल बहुत सारे काम करते हैं, तो बहुत सारे सेल मिलके बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आई का सेल कुछ अलग काम करता है, हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, आई का सेल कुछ अलग काम करता है, हार्ट का सेल कुछ अलग काम करता है, तो ये इंडिविजुअल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और अगर आप देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है सिर्फ एक ही सेल होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा काम एक ही सेल कर रहा है, सब कुछ वो कर रहा है, खाना भी वो खा रहा है, एनर्जी भी पैदा कर रहा है, सब कुछ उसी में है, और वो एक ही सारा काम कर रहा है। तो बैक्टीरिया दो, एक्चुअली अगर देखा जाए तो दो तरह के सेल होते हैं। लेट्स विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो दो तरह के एक्चुअली सेल होते हैं। पहला सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा जो होता है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक, आपको नेक्स्ट वाले में निकल जाएगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंस है। सो देखिए, प्रोकैरियोट जो होता है ना, पहले यूकैरियोट देखते हैं। यूकैरियोट किस में होता है, ह्यूमन बीइंग, जितने भी बड़े बड़े जानवर होते हैं या फिर जिसको आप आंख से देख सकते हैं, उसमें मोस्टली यूकैरियोट होता है। हालांकि ये गलत होगा बोलना, लेकिन ठीक है, आप इसी तरह मानिए। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मतलब मेम्ब्रेन, बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, ये आप देख सकते हैं, बाहर एक मेम्ब्रेन है कि नहीं, दिस इज ए मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, एक सेल को के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनली होता है, ऑर्गेनली जो सेल के अंदर भी छोटा छोटा ऑर्गेनली होता है, छोटे छोटे, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, आपने पढ़ा होगा, गोल्जी बॉडी हो गया, जैसे न्यूक्लियस हो गया, सबका अपना अपना काम है इसके अंदर। सेल के अंदर भी जो ये सब है, उनका अपना अपना काम है, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है।
तो ये जो भी होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, ये सब भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनली भी होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, जैसे राइबोसोम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कौन सा ऑर्गेनली में मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको राइबोसोम बोला जाता है, ठीक है। कुछ कुछ आपको इंग्लिश टर्म याद रखना होगा, क्योंकि मेरी आई हैव नो आइडिया कि उसकी हिंदी क्या होती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। अब आप देखिए प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में देखें तो इसमें कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा यस पर्टिकुलरली कोई सेल ऑर्गेनली नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए न्यूक्लियस जो है यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, मतलब बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बट इसमें अगर देखें तो इसके न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। देखिए न्यूक्लियस में होता क्या है, डीएनए, जो हम लोग बाद में थोड़ा पढ़ेंगे, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। बट इसका न्यूक्लियस क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, तो ये पूरा ऐसे ही फैला रहता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये अंदर के पार्ट को में साइटोप्लाज्म, मतलब ये चिपचिपा सा एक लिक्विड होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है, और साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनली रहते हैं, ठीक है। इसमें राइबोसोम है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बैक्टीरियम फ्लैजिलेट है, ये मूवमेंट का, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। सो अगर पूछा जाए, बट हम लोग बाद में इसकी बात करेंगे, ओके। लेकिन ओके, लेट मी रेज दिस, तो ओके। सो ये है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें कोई ऑर्गेनाइज सेल ऑर्गेनली नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि मेंस में भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग थोड़ा ऑर्गेनली की बात करेंगे, हर ऑर्गेनली की बात करेंगे, आज 2-3 ऑर्गेनली की बात करेंगे, कल फिर 2-3 ऑर्गेनली की बात करेंगे। तो पहला ऑर्गेनली है सेल वॉल। सेल वॉल जो है, मोस्टली जो है सेल वॉल, ये प्लांट सेल में होता है, मोस्टली जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होता है। ये एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, एनिमल सेल में एक्चुअली ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल वॉल, और सेल वॉल थोड़ा टफ होता है, सेल वॉल थोड़ा टफ होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आप सेल बाहर के प्लांट सेल को देखिए, प्लांट सेल को देखिए तो आपको वो टफ दिखेगा ना, तो वो प्लांट सेल थोड़ा टफ होता है, सेल वॉल थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे किससे होता है, जो ये सेलुलोज, सेलुलोज एक तरह का शुगर है, जो आप चीनी खाते हैं ना, ये भी सेलुलोज एक उसी ग्रुप का है, लेकिन ये एक्चुअली प्रोटेक्शन, सेलुलोज जो है ना प्रोटेक्शन में हेल्प देता है, जैसे जैसे आलू के ऊपर के पार्ट में जो ये होता है, उसको आलू का ऊपर जो छिलका होता है वो सेलुलोज से बना होता है। फिर हेमी सेलुलोज भी एक पार्ट होता है। चिटिन, चिटिन इज इम्पॉर्टेंट, जो कि चिटिन जो है ना आर्थ्रोपोडा में होता है। आर्थ्रोपोडा मतलब आप तेलचट्टा आपने देखा होगा, तेलचट्टा इन द सेंस, तेलचट्टा आपको पता ही मतलब कॉकरोच, कॉकरोच उसको इंग्लिश में कॉकरोच बोला था। कॉकरोच के ऊपर पार्ट में वाइट जो ब्लैक कलर का होता है उसको चिटिन बोला था, वो थोड़ा प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव गियर है, वो प्रोटेक्टिव गियर है, उसके लिए प्रोटेक्शन देता है तेलचट्टे को, ठीक है, कॉकरोच को। और ये प्रोटीन से बना होता है, आप इसमें देख सकते हैं। ये तो हालांकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोटो है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें प्रोटीन भी होता है। देखिए ये इंटीग्रल प्रोटीन, ये सब की जरूरत नहीं है, ये जो है ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ठीक है, ये भी प्रोटीन है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, और तो यू शुड नो, आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल में सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है। सेल वॉल बना किससे होता है, सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज से, चिटिन से एंड प्रोटीन से, ठीक है। ये जो चिटिन है सारे सेल वॉल में नहीं मिलता है, ये चिटिन एक्सप्लिसिटली मिलेगा आपके आर्थ्रोपोडा के सेल वॉल में। आर्थ्रोपोडा का मतलब तेलचट्टे के सेल वॉल में, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूक्लियस की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डीएनए। ये अगर क्वेश्चन पूछे डीएनए कहाँ होता है, तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है। ये देखिए डीएनए का फोटो, ठीक है, डीएनए न्यूक्लियस में होता है। और जो न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में जो होता है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और
लेकिन प्रोकैरियोट में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो पूछ सकते हैं कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या नहीं। सो प्रोकैरियोट में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके, सो फंक्शन क्या क्या है इस न्यूक्लियस का? फंक्शन क्या है? एक तो ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सो न्यूक्लियस ही फर्स्ट डिवाइड होता है, उसके बाद सेल ऑटोमेटिकली दो डिवीजन हो जाता है। इनहेरिटेंस, बिकॉज इसमें डीएनए होता है, ये डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इनहेरिटेंस। मतलब आप कैसे दिखेंगे, आपके पापा ऐसा दिखेंगे या मॉम के ऐसा दिखेंगे। तो ये डीएनए इनहेरिटेंस, डीएनए के कारण इनहेरिटेंस होता है, और ये डीएनए प्रेजेंट किस में होता है? न्यूक्लियस। सो इसका फंक्शन इनहेरिटेंस भी है। और ये बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है। बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब कितना शुगर बनाना है, कितना एटीपी बनाना है, ठीक है, कितना लिपिड को कन्वर्ट करना है, स्टोर करना है, सब कुछ ये करता है। ये आप समझ लीजिए सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन है, सम सॉर्ट ऑफ ब्रेन है सेल का। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट। बट ये बहुत क्रूड वे में बोलना होगा, लेकिन ये सब कुछ कंट्रोल करता है सेल का। सेल के हर चीज़ को ये कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। ओके, और जो लास्ट होगा आज का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कैन देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट है डबल मेम्ब्रेन। मतलब एक मेम्ब्रेन, अगर आप ये देखिए, एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द फर्स्ट मेम्ब्रेन, और अंदर भी एक मेम्ब्रेन है, ये देखिए। ठीक है, इसको डबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, ये देखिए। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये है आउटर मेम्ब्रेन, तो बाहर का जो है ही प्रोटेक्शन, और फिर ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब अंदर उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, बट इसकी फंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन से क्या होगा? एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और एटीपी कुछ नहीं है, यही है एनर्जी। एटीपी का मतलब एनर्जी। ठीक है, आपको एनर्जी मिलेगा। ओके, एंड ऑब्वियसली ये एनर्जी देता है। सो मेन फंक्शन इसका ये है क्या? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन का मतलब है एटीपी का फॉर्मेशन। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। ये आई होप यू लाइक इट, like the video, subscribe to my channel, and we'll finish everything before BPSC. At least science का part तो I'll finish everything before BPSC. So like and subscribe. We'll meet again. Okay. So let me end it. Okay.